चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे 22 मार्च का प्रैक्टिस मॉक का सोल्यूशन। ठीक है, जो भी अगर मॉक दिए हों तो टोटल मार्क्स आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, और मैथ सेक्शन में जितना भी रहा हो उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मॉक टेस्ट देते समय हमेशा आपको याद रखना है कि अगर एक बार में पढ़ने से समझ में आ जाए कि सवाल में क्या करना है और इजी हो तो आपको उसको कर लेना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता तो उसको स्किप करके उसको सेकेंड राउंड में आपको करना चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4 से 1/2 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप एक पूरी तरह से भरे टैंक को इतने घंटों में खाली कर सकता है। टैंक शुरू में खाली होता है और दोनों पाइप को इनलेट पाइप से शुरू करके बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर ना जाए, टैंक कितने घंटे में पूरी भर जाएगा। देखो, भरने वाला 4 दूनी 8 और एक 9/2 में भर रहा है। खाली करने वाला 7 पंजे 35 36/5 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम लेंगे 36 और 9 का तो 36 आ जाएगा, यानी कि इसकी इफिशियंसी हो गई 8 हो गई और इसकी इफिशियंसी 5 हो गई। अब देखो, भरने वाला 8 भरता है, 5 खाली करता है, तो सबसे पहले चलेगा, यानी कि ये 3 काम होगा। कै घंटे में होगा? 2 घंटे में होगा। अब हमें 36 के पास पहुंचना है, तो यहां से हम क्या करते हैं, जो भरने वाला होता है ना, अब भाई ये 3 भर चुका है, इससे ये माइनस कर दो, हमें 33 तक पहले पहुंचना है। तो देखो, अब इसको सीक्वेंस से नहीं, अब डायरेक्ट करो। 11 गुणे में ये 33 हो गया, यहां पर करेंगे ये, इसमें भी 11 का गुणा, यानी कि 22 घंटे में हमारा 33 काम हो चुका है। अब ये जो 3 काम हमने माइनस किया था, ये भी काम किया होगा, ये भरने वाले ने किया होगा, यानी कि 22 प्लस का 3/8 कर देंगे। यही 3 में हमें 8 का भाग करना है। कुल मिलाकर ये होता है कि जो भी काम हो रहा है ना, उसको पहले घटा लो, यानी कि 2 घंटे में ये 3 काम हो रहा था, टोटल काम से हमने ये घटा दिया, फिर आपका ये नॉर्मल सवाल बन जाता है। फिर जो 3 बचता है ना, उसको बाद में जो भरने वाला है उससे हमने भाग कर दिया, तो वो बन गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है प्रैक्टिस में। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या इतनी इतनी है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई दिए गए शंकु के बराबर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है, यानी कि पाई का मतलब 11 का मल्टीपल, 8 5 13, 11 का मल्टीपल नहीं है, 6 4 10 नहीं है, आंसर लगा दो, ये भी नहीं है। समझ गए ना, बस खत्म हो गया सवाल। अब देखो, शंकु के लिए, यानी कि अगर हम कोण के लिए लिखें तो हमको तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी 13 और रेडियस हमको 5 दे दी थी, यानी कि ये एल का मान, तो एच कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट लगा रहे भाई, 5 12 13 हो गया। अब कह रहा था बेलन के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई दिए गए शंकु के बराबर है, यानी कि इसकी रेडियस जो हमें दे दी थी वो 7 किसकी, अब हम बेलन की बात कर रहे हैं, हाइट हमको 12 दे दी थी, तो 2 गुणे में 22/7 हो गया, इंटू में 7 हो गया, इंटू में 12 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 22 दूनी 44, गुणे में 12, 12 चौक 48, यूनिट डिजिट से भी काम हो गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल, 35 पुरुष साथ में काम करते हुए 42 दिनों में मजदूरी के रूप में इतना कमा सकते हैं। यदि प्रत्येक महिला की मजदूरी प्रत्येक पुरुष की तुलना में 2 गुनी है, तो उन महिलाओं की संख्या ज्ञात करें जो 16 दिनों के लिए साथ में काम करते हुए इतना कमा सकती हैं। अब देखो, महिलाओं की संख्या कुछ रही होगी, अब वो पैसे कमा रही थी, जैसे मान लो ये महिला हो गई, ये पुरुष हो गया, पुरुष की तुलना में 2 गुना कमा रही, यानी कि ये x हो गया, ये 2x हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर 2x इंटू में हमारे पास 16 दिनों में इतने रुपए कमा रहे थे। तो जब हमने इसको भाग किया तो 16 तियां 48, 5 बच गया, फिर 16 तियां 48 किया तो 9 बच गया, फिर 16 छक्का 96 हो गया, इधर से किया फिर से 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 8 1 9 9 6 15, यानी कि ये 3 का मल्टीपल आ रहा। 3 का मल्टीपल देखो हमें यहीं पर तो मिल रहा था, तो आंसर इस तरीके से लगा सकते थे। बाकी देखो, 35 पुरुष x की इफिशियंसी से, सॉरी x रुपए मिलते थे और 42 दिनों में कितना कमा रहे थे भाई साहब, 11,760 रुपया कमा रहा था। तो यहां से अगर निकालेंगे तो 11,760 बटे में 42 गुणे में 35 हो गया। अब यहाँ पर हम अगर मान रखते तो m इंटू में 2 गुणे में 11,760 बटे में 42 गुणे में 35 और गुणे में 16 बराबर में क्या हो गया, 53।
76 हो गया, या हमने जो मान निकाला था वहां से भी आगे कर सकते थे। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी थी भाई, हमने 16 और 2 से ये काट लिया था पूरा, 16 और 2 से तो कितना आ गया था 168 आ गया था। इधर करेंगे तो 7 छक्का 42 हो गया, 7 एकम 7 4 बच गया, 7 छक्के 42 हो गया, बचा 5 7 अट्ठे 56 हो गया। अब ये देखो 168 ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि m बराबर आ गया 35 गुणे में 6 बटे में 10 हो गया, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 3 21 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना है, भुजाओं का अनुपात, इससे आसान सवाल नहीं मिल सकता है। आपको पता है कि a1 अपॉन में a2 बराबर में क्या होता है, साइड 1 अपॉन में साइड 2 बराबर में हाइट का भी हो, चाहे आपको परपेंडिकुलर दिया जाए, चाहे आपको साइड दी जाए, चाहे परपेंडिकुलर दिया जाए, चाहे आपको पेरीमीटर दिया जाए, p1 अपॉन p2, ये भी पेरीमीटर के लिए हो गया, वो परपेंडिकुलर। ये सब क्या होते हैं, ये एरिया के बराबर में होंगे लेकिन स्क्वायर के साथ चलते हैं, बस रूट लेना था। अगला सवाल, ये भी आसान है भाई, 4 तिया 12 हो गया, 12 1 13, यानी कि 6 बटे में 13 आ गया, इनटू में 65 करना था, आंसर 30। ये तो बहुत आसान था। अब ये सवाल ये भी बहुत आसान था भाई, y प्लस का 1 अपॉन में y, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना 11 बटे में 5 करके, ये लिखना नहीं था आपको, आपको जितना दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो उतनी। भाई 121 बटे में 25 माइनस का हमको 2, इस तरीके से डायरेक्ट लिखना था। 121 बटे में 25 दूनी 50 हो गया, और ये 25 हो गया। ठीक है, अब यूनिट डिजिट एक चाहिए, देखो 5 एकम 5 1 6, 5 दूनी 10 11 मिल सकता है, 5 तिया 15 और हटा दो 5 चौकू 20 21, यानी कि 2 ऑप्शन मिल गए थे, तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं मिलते तो हम आसानी से कर लेते। तो 25 दूनी 50 करना पड़ेगा, तो हम 4 वाला तो लेंगे नहीं ना, आंसर लगा दो। तो कम से कम कैलकुलेशन करनी है आपको, जिससे आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम रहे, क्योंकि हम लोग ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं तो दिमाग ज्यादा प्रोसेस करता है, वो थकता भी ज्यादा है, तो इस वजह से फिर हमारी सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, मतलब पेपर के टाइम पे। अगला सवाल, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो सिंपल है ये तो सवाल भाई, हमसे प्रॉफिट पूछा था, तो 1 बटे में 12 गुणे में 100 कर दो, 8.5% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि लगभग लगभग 8 से 1 बटे 3। भाई कह रहा था 12 का एसपी बराबर में 13 का सीपी, अब इनका रेशियो बनाएंगे तो एसपी अपॉन में सीपी कितना हो गया, ये हो गया 13 बटे में 12, कितने का प्रॉफिट लिया, 1 का प्रॉफिट लिया, 1 बटे में 12 गुणे में 100। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करते हुए इतने किलोमीटर पीछे है, चोर की गति पुलिसकर्मी की गति का 80% है, और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है, तो चोर की गति बतानी है। अब देखो भाई, पुलिसकर्मी का 80% है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये तो 80 हो गया, यानी कि 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, ये रेशियो आया किसमें, स्पीड में। अब भाई दोनों के बीच इतने किलोमीटर का था, यानी कि 1000 का कर देंगे, अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा में ही चाहिए, तो फिर क्यों हमें करना, हमें 0.5 का पता था, तो भैया 0.5 हो गया, बटे में दोनों एक दूसरे की तरफ एक ही तरफ चल रहे, तो 5 से 4 गया, ये कितना बचा 1, यानी कि इनटू में x कर लो। इसको 12 मिनट लग रहे थे, मिनट को घंटे में बनाएंगे तो 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 5 25 हो गया, यानी कि ये आ गया हमारे पास x निकल कर। हमें चाहिए चोर की चाल, यानी कि दोनों तरफ हम कर देते हैं 4 का गुणा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल बहुत आसान है, देखो कोसेक ए बराबर होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ड अपॉन में लंब हो गया। अगर इसका लिखेंगे तो ये हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो गया, यानी कि एच यहाँ पर भी 25 था तो यहाँ पर भी 25 होना चाहिए, तो आंसर तो एक ही जगह में 25 लिखा था ऊपर में, खत्म हो गई कहानी। 7 24 25, यानी कि बेस 24 हो जाएगा। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये तो बहुत आसान था, ये सवाल पूछा गया था CHSL मेंस में भी, इसी टाइप का कोई सवाल आया था। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस की पावर में 4 थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगला सवाल, एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक की यात्रा करने में 6 घंटे का समय लेती है, जबकि बिंदु बी से बिंदु ए तक की यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है। धारा की गति और शांत जल में नाव की गति का अनुपात। बहुत आसान भाई, जितना जा रहे हैं उतना ही तो वापस आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब एक चीज देखो भाई, धारा की दिशा में जाएंगे तो हमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि उसमें धारा की भी स्पीड होगी, नाव की भी होगी, और अगर हम वापस आ रहे हैं तो क्या करेगी धारा की स्पीड, नाव को रोकने का प्रयास, यानी कि उसमें टाइम ज्यादा, यानी कि 2 एकम 2 2 3 6 हो गया, तो स्पीड का लिखेंगे रेशियो तो ये हो जाएगा 3:1, अपोजिट हो जाता है। लेकिन ये जो स्पीड का रेशियो आया ना, वो किसका आया, ये धारा की दिशा वाला, यानी कि A+B, यानी कि चालें जुड़ गई होंगी, ये आया होगा A-B का, यानी कि ऑप्शन में इसी तरीके से लिखा होगा, जिनका सम होगा 3 और जिनका डिफरेंस होगा 1। यानी कि एक चीज बताओ, यहाँ पर हमसे पूछा गया धारा की गति और शांत जल में, तो एक चीज बताओ, नाव की चाल ज्यादा होती है कि धारा की,
9 की ज्यादा होती है, तभी तो हम ये टाइम मतलब अपोजिट चल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, दूसरे में ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब इनका सम करेंगे, ये 5 इनका डिफरेंस कर दोगे तो अब तो देखो माइनस का बन आ जाएगा भाई। इस तरीके से अगर 3 - 2 करोगे 1 आएगा, ठीक है, तो ये भी कैंसिल, आंसर लगा दो। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो देखो a + b अपॉन में a - b का मान क्या आ गया, 3/1। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, a/b बराबर क्या आ जाएगा, 3 1 4, 3 से 1 गया 2, यानी कि 2/1। इस तरीके से कर लो, ठीक है। अगला सवाल, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 22 से विभाज्य लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य होने का मतलब लास्ट में 5 हो या तो 0 हो, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब 22 से डिवाइड होने के लिए 11 गुणे में 2, यानी कि लास्ट में हमें इवन नंबर चाहिए, तो ये कैंसिल आउट। और कहा था 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इन दोनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर है। अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना बचा है केवल, तो 4 2 6 हो गया, 6 5 11, 6 3 9 2 11, आंसर लगा दो। इसको देख लेते हैं, 4 2 6, 6 5 11 हो गया, और 3 8 3 11, ये भी हो रहा है। लेकिन अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा तो ये गलत कर दिया होगा, क्योंकि पहला ही ऑप्शन था उसी को टिक कर दिया होगा, लेकिन ये पूछा था 6 अंकों की सबसे बड़ी, तो आंसर हमारा ये होगा। अगला सवाल, 3 धनात्मक संख्याओं का योग 66 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है और पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर दूसरी संख्या के बराबर है। अब यहाँ पर देखो 3 संख्याएं a, b और ये c, 4 अनुपात में 7 ये हो गया। कह रहा था पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर, यानी कि ये पहली हो गई और तीसरी संख्या के बीच अंतर क्या हो गया, ये b हो जाएगा। एक कंडीशन में ये भी तो बन सकती है c माइनस का a बराबर में b, दोनों कंडीशन से देखते हैं भाई। यहां से करेंगे तो a का मान 4x हो गया, c का मान हमें पता नहीं है, b का मान 7x हो गया, यानी कि c 7 से 4 चला जाएगा 3, यानी कि माइनस का 3x बन गया। इधर रखेंगे तो ये c का मान हमें पता नहीं, ये 4x हो गया, ये 7x हो गया, यानी कि c बराबर में क्या हो गया, 11x हो गया। अब यहाँ पर देखो इनको 4x 7x, ये 11x देख रहे हो ना, हमें 11 की डिविजिबिलिटी भी तो चाहिए, तो ये कितना हो गया, 22x हो गया, इसका मान 66 हो गया। तो x बराबर में 22 3 66, तीसरी संख्या 11 गुणे में 3, यानी कि 33 हो गया आंसर, ठीक है। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, करा स्कूल ए और डी में जीव विज्ञान चुनने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या और महिला छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले ए ये रहा, डी ये रहा, यहाँ पर टोटल रेशियो ये था, बायोलॉजी लेने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 15 हो गए। यहाँ पर देखेंगे ये टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 12 हो गए। लेकिन ये 15 बराबर किसके होगा, ये 15 बराबर होगा 900 का 30%, यानी कि यही लोग तो केवल भाग ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं इन द सेंस बायोलॉजी चूज कर रहे हैं, यानी कि 270 हो गया। तो यहाँ से 1 बराबर करेंगे 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 हो गया, यानी कि 7 बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 18 सत्ते 126, ये पुरुष निकल के आ गए। अगर हम 8 बराबर निकालेंगे तो 18 अट्ठे 144, ये महिलाएं आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे के लिए कर लेते हैं भाई, किसके लिए दूसरे का, इन द सेंस 12 के लिए, यानी कि ये जो 12 बराबर है ये क्या हो जाएगा, 800 का 18%, यानी कि ये क्या हो गया, 18 अट्ठे 144, यानी कि 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 12। तो 5 बराबर निकालेंगे तो ये 60 कौन हो गए, पुरुष हो गए। अगर हम यहाँ पर 7 बराबर निकालेंगे तो 84 क्या हो गई, ये महिलाएं हो गई। अब इनको जोड़ दो, देखो 126 प्लस का ये हो गया 60, और इधर हो जाएगा 144 प्लस का 84, यानी कि 4 4 8 हो गया, 8 4 12, और ठीक है 8 4 12 ही होगा, यानी कि 2 हो गया। इधर 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, और ये यहाँ पर 1 हो गया। तो करेंगे 6 3 18, 6 कम 6 हो गया, इधर करेंगे 6 3 18, 6 अट्ठे 48, यानी कि 31 रेशियो में 38 आंसर। अगला सवाल, दूध और पानी के मिश्रण में दूध से 48 लीटर अधिक पानी, यदि इस मिश्रण में 12 लीटर दूध और 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण का 37.5% हो जाता है। दूध में, मिश्रण में दूध की कुल मात्रा कितनी है। भाई देखो, उसने ये बोला है दूध और पानी के मिश्रण में 48 लीटर अधिक है, यानी कि ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। तो यहाँ पर अगर मिल्क ये है तो ये वाटर इतना अधिक हो गया, वाटर मिलाया गया 12 लीटर और मिल्क भी मिलाया गया 12 लीटर। अब जो रेशियो था 37.5%, 37.5% मतलब होता है 3/8, यानी कि ये तो टोटल हो गया, टोटल हो गया, जिसमें हमें मिल्क का पता है 3, तो ये पानी 5 हो गया भाई। 3 ये मिल्क हो गया, टोटल में से 8 में से 3 घटा दिया, 5 पानी हो गया, यानी कि ये हो गया मिल्क, ये हो गया 5। तो यही से हमें करना था x प्लस का 12 बटे में x प्लस का 48 और 12 60 बराबर में क्या हो गया, 3/5। तो 5x और 3x यानी कि 2x बन गया,
6 तियां 18, 180 माइनस का 60 हो गया, यानी कि x बराबर में 120 बटे में 2 हो गया, यानी कि 2 छक्के 12 आ गया ये। अब पूछा क्या गया था, मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी, देखो हमने क्या माना था, x माना था, आंसर आ गया। अगला सवाल, 1300 के क्रय मूल्य के कांच के कटोरे को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया गया है और रुपए 40 और 6% की 2 लगातार छूट के बाद बेचा जाता है। कांच के कटोरे बेचने पर अर्जित लाभ। तो सिंपल सी बात है, हमसे पैसे में पूछा गया, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी कि 1300 की चीज थी, 30% अधिक अंकित कर दिया तो 130 हो गया। अब इसमें से 40 रुपए की एक छूट दे दी, 6% की अब एक और छूट दे दी, यानी कि बचा कितना, 94% बचा। ठीक है, अब जो भी आएगा वो हम कर लेंगे 1300 से माइनस, तो हमें पता लग जाएगा कि प्रॉफिट कितना है, तो माइनस ही करो क्योंकि सीपी छोटा ही होगा। अब ये देखो कैंसिल आउट, 13 तेरियम 169, यानी कि 1690 माइनस का 40 हो गया, इधर करेंगे तो 94 अपॉन में 100 हो गया, तो ये हो गया 0, 9 से 4 गया तो 5 हो गया, और इधर 16 हो गया, इंटू में 94 बटे में 100 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 5 तियां 15, 5 तियां 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे तो 2 चौकू 8 हो गया, 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो गया, 7 तियां 21। अब देखो यूनिट डिजिट से काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से दे दिए थे तो नहीं बना भाई, तो 3 का करेंगे, 3 सत्ते 21 हो गया, हासिल लगा 2, 3 चौकू 12 और 2 14 गुणे में 11 हो गया, यानी कि 1 5 5 और 1, और इसमें से माइनस कर देंगे 1300, तो यहाँ पर 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 5 हो गया, 5 से 3 गया 2। अगला सवाल, अब थोड़े बहुत तो कैलकुलेटिव मिलेंगे ही। ठीक है, P और Q एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, Q और R 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि P और R 40 दिनों में कर सकते हैं। X P से 4 गुना कुशल है, Y Q से आधा कुशल है, Z R से इतना कुशल है। यदि X Y Z का एक साथ काम करते हैं तो समान काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो इस सवाल को करने के लिए सभी लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप स्टेप्स कटिंग कितनी कर रहे हैं, 24 30 और 40, 120 एलसीएम हो गया, यानी कि टोटल काम हमें पता लग गया 120। और देखो 24 पंजे 120 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, और इधर भी 3 हो जाएगा बटे में 2, 5 4 9 3 12, 12 मतलब ये 6 हो गया। ये किसका मान आ गया, ये P प्लस Q प्लस R का मान आ गया। अब ये P प्लस Q प्लस R लिखना नहीं पड़ता है, वो तो हमें पता है कि ये चल रहा है। अब अगर हमें P का निकालना तो QR हटाना पड़ेगा, QR का मान यहाँ से निकल आया था ना दूसरे नंबर पे 4, यानी कि 2 आ गया यहाँ पर। फिर हमें अगर Q का निकालना है तो हमें PR हटाना पड़ेगा, PR का मतलब लास्ट वाला यानी कि 3 मानता, तो ये 3 हो गया। अगर हमें किसका R का निकालना तो हमें क्या हटाना पड़ेगा, PQ हटाना पड़ेगा पहले वाला, यानी कि ये 1 आ गया। समझ गए ना। अब यहाँ से अगर x निकालेंगे तो p का 4 गुना यानी कि 8 हो गया। अगर y निकालेंगे q का आधा यानी कि 1.5 हो गया। अगर हम z निकालेंगे तो 2.5 गुना ये हो गया, यानी कि 2 1 3 1 4 8 4 12 हो गया टोटल। तो 120 बटे में 12, आंसर आ गया 10। अब इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी थी कि जो लिखनी नहीं पड़ती हैं, जैसे p प्लस क्यू प्लस आर लिखा नहीं लिखना पड़ता, ये 6 हम डायरेक्ट लिखते। इसके अलावा ये चीजें आपको देखो प्रैक्टिस से ही आएंगी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक दिन में आ जाएंगी, ना मुझे आई ना किसी को आती है। ये सवाल इतनी बार बार रिपीटेड होते रहते हैं कि चीजें समझ में आती है कि हम यहाँ से ये जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, लेकिन होगा तभी जब ज्यादा से ज्यादा आप सेक्शनल मॉक देंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हैं, जबकि सीधी उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो दिए गए वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। सिंपल है भाई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर में क्या होता है, अंडर रूट में डी स्क्वायर होता है माइनस में R1 माइनस का R2 का होल स्क्वायर होता है। देखो बाकी सब फार्मूला सेम रहता है, ट्रांसवर्स लाइन आ जाए उसमें भी, लेकिन यहाँ पर जो रेडियस का होता है उसी में रहता है प्लस माइनस का। तो हमेशा ध्यान रखो भाई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होती है, ट्रांसवर्स वाली लाइन ये होती है, तो ये साइन किसका बन रहा है, ये माइनस का बन रहा है, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में हमेशा माइनस का होगा रेडियस में। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पर इसकी लंबाई दी गई थी 4, यानी कि 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो ये डी स्क्वायर माइनस में हो गया 10 माइनस का 7 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर इधर प्लस में 3 का स्क्वायर बराबर में डी स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, 4 3 5 का ट्रिपलेट बन रहा है ना, तो डी का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिंपल था। अगला सवाल, ए और बी ने 8:9 के अनुपात में निवेश करके व्यवसाय शुरू किया, जहां ए ने 15 महीने निवेश किया जबकि बी ने 12 महीने निवेश किया। ए का लाभ ए और बी के लाभ का अर्जित कुल कितना अनुपात है। बहुत आसान है ये तो, देखो ए 8 कर रहा है और बी 9 कर रहा है,
इन्होंने 15, इन्होंने 12 महीने, बस इन्हीं का रेशियो बनाना था। तो 15 8 120, ये 10 हो जाएगा, यानी कि 10:9 हो गया, यानी कि a प्लस बी का मान तो 19 हो गया, a का मान 10, आंसर आ गया। अगला सवाल, 2017 और 18 में स्वाद X के औसत उत्पादन तथा 2019 और 2020 में स्वाद Y के औसत उत्पादन के बीच अंतर कितना है। तो भैया 2000 पहले तो 17 और 18 को पकड़ेंगे, यानी कि 20 और 20 40, 40 का आधा कर देंगे क्योंकि हमें एवरेज चाहिए, तो ये 20 हो गया। फिर 19 और ये पकड़ेंगे 20 के लिए, और Y का यानी कि ये हो गया हमारे पास 32 और 20, यानी कि 30 20 50, यानी कि 52 का भी आधा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 26। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 है, तो आंसर लगा दो 6 वाला, बात खत्म। अब उन्होंने जो बोला होगा कि ये 1000 में या किस में है वो अलग चीज है, हमें उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि आंसर है आप ऐसे दो ना, 600 लिख दो, 6000 लिख दो, 60,000 लिख दो, तब हम जीरो को वैल्यू देंगे। अगला सवाल, अब ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। देखो यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर में थीटा माइनस का 3 साइन थीटा है, शॉर्ट में ही लिखते हैं, और ये हो जाएगा प्लस में 2 बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते थे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा तो ये बना देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 3 साइन थीटा हो गया, और ये एक इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 बराबर में 0। 2 एकम 2, यानी कि 2 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि जोड़ने या घटाने पर -3, गुणा करने पर प्लस का 2। तो सबसे पहले 2 एकम 2 और माइनस का दोनों कर दो, तो इसका मतलब ये गुणा करोगे तो प्लस का 2 आएगा, इनको जोड़ोगे तो माइनस का 3 आएगा। अब क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज किया तो प्लस का 2 और ये प्लस का 1 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी साइन के पास कोफिशिएंट होता है उससे भाग कर देते हैं, यानी कि भाग कर दिया, तो ये डायरेक्ट किसके मान आ जाते हैं, साइन का मान आ जाएगा ये, यानी कि साइन के हमारे पास 2 मान आए, एक तो 1 आया, एक तो 1/2 आया, यानी कि थीटा बराबर में हमारे पास 90 डिग्री आ गया, और ये 30 डिग्री। 90 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक चीज देखो, एंगल बोल दिया 90 से छोटा है, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, 30 डिग्री लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, यानी कि कॉस 60 डिग्री, माइनस का 3 × 9 हो गया, यानी कि साइन 90 डिग्री हो गया, और प्लस में कोसेक 30 दूनी 60 डिग्री हो गया। तो कॉस 60 का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये माइनस का 1, कोसेक 60 का मान हो गया 2/√3। अब 2/√3 हम ले लेते हैं क्या, एलसीएम, यानी कि ये √3 हो गया, माइनस का 2√3 हो गया, और इधर प्लस में कर देंगे 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का √3, यानी कि 4 माइनस का 2√3 अपॉन में हो गया 2√3, आंसर। अगला सवाल, 8000 स्वयं का इतना परसेंट हो जाता है जब इसे 18 महीने के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 4 वर्षों में अर्जित ब्याज ज्ञात करें जब समान राशि को समान ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। देखो कंडीशन क्या बन रही है कि भाई 8000 पहली कंडीशन में था कुछ भी, और 18 महीने और 8% बटे में ये हो गया 100, यहाँ से कुछ ब्याज मिला होगा। दूसरी कंडीशन में सेम रुपए पर 4 वर्षों के लिए सेम रेट पर बटे में 100, इतना ब्याज बन गया। यानी कि अगर हम इनका रेशियो बनाएं तो रेशियो क्या बनेगा, ये तो एसआई का रेशियो बन रहा दोनों का, ये 8000 और 100, 8000 ये 100 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 12 और कर लो क्योंकि 18 महीने दिए थे ना, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो 6 × 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 3 रेशियो में 4 दूनी 8 आ गया, यानी कि आंसर हमें कहीं ना कहीं 8 का मल्टीपल चाहिए था, आंसर आ गया 4800। समझ में आई बात। अब कह रहा था कि रुपए 8000 स्वयं का इतना हो जाता है, यानी कि अगर हमारे पास 100 प्रिंसिपल होता तो ब्याज अमाउंट कितना बन जाता, 122.5, ब्याज कितना मिला 22.5 मिला, यानी कि 100 का मान हमें 8000 दिया है तो 22.5 का मान नहीं निकाल पाओगे, ये लिखना पड़ता है, इतना नहीं लिखना पड़ता भाई, इतना ध्यान रखो। 8 पन्ने 40 हो गया, और 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हो गया, 8 दूनी 16 तो 18 हो गया, 1800 आ गया, यानी कि 3 का मान हमें 1800 पता लग गया। तो कै गुना हो रहा था, 6 × 18, यानी कि 600 गुना, तो इसका भी कर देंगे 600 गुना, यानी कि कितना हो गया 8 × 4800, आंसर, बात खत्म। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो बहुत आसान सवाल था और बहुत कठिन भी सवाल था, अगर ये चीज प्रोसेस आपको नहीं पता। देखो सबसे पहली बात तो पावर 5 में एक ही नंबर ऐसा लिखा हुआ था कि जिसकी पावर में 5 हो, मतलब 2 की पावर में 5 हो सकता था, और तो कुछ नहीं दिया था, आंसर आपको ऐसे ही लगा देना था, ठीक है। उसके अलावा देखो सबसे पहले इधर सीक्वेंस से ही चलते हैं, 27 × 81 हो गया, यानी कि 6 बटे में 6 करेंगे तो ये 1 हो गया, 1 प्लस में 899 हो गया, यानी कि ये जोड़ देंगे ये 900 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 45 गुणे में कितना हो गया 1000 बटे में 100 हो गया,
तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 450 आ गया, तो इसके बटे में 450 और पावर में कर देंगे हम कितना 2, तो 45 दूनी 90 हो गया, यानी कि सॉरी 5 था ना पावर में, तो 2 की पावर 5, केवल एक ही ऑप्शन था 32। वैसे इसको बिल्कुल अगर पेन चलाया होगा ना तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना, आप लोग एक्टिव नहीं है इतने, जिसने नहीं चलाया होगा वो बहुत एक्टिव है। अगला सवाल, एक पिता माता और बेटी के वेतन का अनुपात इतना है, क्रमशः इतना इतने वृद्धि होती है, तो वेतन का अनुपात। भाई देखो यहाँ से पकड़ो, 115 हुआ होगा, 23 पंजे 115 होता है, 23 पंजे 115, 23 क्या है हमारा प्राइम नंबर, किसी से कटता है क्या, नहीं कटता ना, तो एक ही ऑप्शन में 23 था ना, आंसर लगा दो। लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो तभी, अगर नहीं कॉन्फिडेंस है ना तो भैया अभी स्टार्टिंग के फेज में सबको एकदम लिखना पड़ता है, तो आपको भी लिखना है, ऐसा नहीं है, एटलीस्ट 100 तो नहीं लिखना है, क्योंकि वो तो कट ही जाना है, तो वो लिखोगे तब तो बेइज्जती वाली बात है ना। ठीक है, इनका हमें रेशियो बनाना, तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गया, और ये 2 काट देंगे तो ये 11 हो गया, ये कर देंगे तो ये 12 हो गया, बस सिंपल है, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप अपने आप को एक्टिव रखिए थोड़ा, आप में आपको सब कुछ पता है। अब ये चीज मैंने बताई आपको पता होगा, जिन्होंने अगर ऑब्जर्व नहीं किया, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं, लेकिन आप उतना यूज नहीं कर रहे उस चीज को। अब यहाँ पर हमको एंगल CBE दिया गया था और पैरेलल ED पैरेलल AC बोल दिया था, यानी कि इसका मतलब बहुत है, अगर इस सवाल को सोच पा रहे हैं। क्यों मतलब है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये पैरेलल का मतलब है जेड कंडीशन बनती है पैरेलल लाइन के बीच, तो वो एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वही यहाँ पर बनना था। अब बोला था CBE 70 दे दिया था, CBE 70 दे दिया था, बिल्कुल सही बात है भैया, एक हम ये बना लेते हैं, तो एंगल EA और C बराबर होगा एंगल EBC। क्यों होगा, क्योंकि भैया जी कॉमन जीवा के कारण, कॉमन कॉर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगी, कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी, EC होगी, इसकी वजह से ये दोनों एंगल बराबर हो गए, यानी कि ये 70 हो गया। AC हमारी क्या थी भैया, 82 था, यानी कि ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये ऑटोमेटिक कितना आ गया, 20 आ गया, बात खत्म हो गई, समझ में आ गई। यानी कि आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना था, कुछ नहीं था, बहुत आसान था, जिसको आता होगा मैथ वो तो ये कहता होगा ये सवाल है क्या है, जिसको नहीं आता उसको बहुत बड़ी चीज लगेगी। प्रैक्टिस बनाए रखो, बाकी कुछ नहीं, ये 25 क्वेश्चन थे, आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि आप कुछ कर नहीं पाते, कर सबको ही लेता है, लेकिन एग्जाम में बैठ के करने में जो बात होती है ना वो अलग लेवल की होती है, उसी को मेंटेन करने के लिए आपको मॉक देने पड़ते हैं, नहीं तो फिर क्या है भैया, अभी घर पे आपको पेपर पकड़ा दिया जाए तो मैथ आप बना देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं आता जो आप कर ना पाए। ठीक है, कोई सजेशन वगैरह तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।